उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, उड़ान उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी, मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों ना हो, मंजिल मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों ना हो, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। आपको भी बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास करना चाहिए, तब कहीं जाकर सफलता सुनिश्चित होगी। हमारी जो मुहिम चल रही है स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के प्रत्येक टॉपिक के बाद में पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर जो हम चर्चा करते हैं, उसी मुहिम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा होगा, इक्वलिटी यानी समानता। राजनीतिक सिद्धांत में जब हम बात करते हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार, ये चार टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चार टॉपिक समझ में आने का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत में बहुत सी चीजें आप लोगों के क्लियर हो जाती है। आइए हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रश्न समानता टॉपिक में से आज तक पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, भारतवर्ष में हुए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए। लेकिन पहले प्रश्न पर जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि आप यदि इसी प्रकार की वीडियो या स्कूल व्याख्याता की तैयारी का मानस बना रहे हैं या स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल एकेडमी पॉलिटी विद क्यूरियोसिटी इस मोबाइल ऐप पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप अपने मोबाइल के प्ले लिस्ट में प्ले स्टोर में जाकर इसको जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करके डेमो क्लास, नोट्स, बहुत सी चीजें एक जगह आप लोग देख सकते हैं। यदि आप स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे मोबाइल ऐप पर वर्तमान में बैच नंबर 5 चल रहा है। जिस दिन ये वीडियो आप लोगों तक साझा हो रहा है मैं उस दिन की बात कर रहा हूं। बैच नंबर 5 से आप लोग जुड़ सकते हैं और इस बैच में जब जाएंगे तो कोर्स परिचय का वीडियो भी है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रखी है। स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान का जो बैच 5 है उसमें हम टोटल 270 अंक का पार्ट करवा रहे हैं, जिसमें से 130 यानी 260 अंक और 10 जो अंक है, 10 जो नंबर है वो आपके सेकंड और फर्स्ट पेपर के जो राजनीति विज्ञान के जो 5 प्रश्न आते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल ऐप पर आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। फिलहाल हमने पहली टेस्ट सीरीज लॉन्च की है और वो पश्चिमी राजनीतिक विचारकों से संबंधित है। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों से संबंधित है, उसके बारे में हम लोग बातचीत यहां पर आप इससे भी जुड़ सकते हैं, आप इससे जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में पश्चिमी राजनीतिक विचारक से संबंधित लगभग 600 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, यानी कि 6 टेस्ट है और प्रत्येक टेस्ट में 100 प्रश्न है, टोटल 600 प्रश्न है। बहुत ही नाम मात्र की मार्गदर्शन शुल्क में ये टेस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हमने उपलब्ध करवाए। आगामी जो अगली जो टेस्ट सीरीज लेके आएंगे उसमें वर्तमान में आरपीएससी के पैटर्न के अनुसार 5वां विकल्प भी आप लोगों को दिया जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है सुरेंद्र सिंह राजपूत POLSCI पॉलिटिकल साइंस, और यदि ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों को नहीं मिल पाता है सर्च करने के बाद भी, तो आप इस नंबर पर हेल्पलाइन नंबर पर पॉलिटिकल एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है टेलीग्राम का लिंक भेज दिया जाएगा। 8209744629। और भी आप किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखें ये व्हाट्सएप नंबर है। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों जुड़े हम इससे जुड़ने का कारण है कि आप लोग वहां पर प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं। अभी आप इस टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ेंगे तो इसमें आपको 500 प्रश्न ऑलरेडी पश्चिमी राजनीतिक विचारकों से संबंधित मिलेंगे, उनको आप हल कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को जारी कर सकते हैं। नई सीरीज भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। स्कूल व्याख्याता पर समर्पित हमारा पॉलिटिकल एकेडमी ऐप में विद्यार्थियों की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट पेपर जो टोटल 150 अंक का है, आप लोग जानते हैं, फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम भी हमारे वहां पर आप लोगों को उपलब्ध होगा। यदि आप सेकंड और फर्स्ट पेपर दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिकल एकेडमी से तो आपको कुछ रियायत भी दी जाएगी, आप हमसे बातचीत करके जुड़े। दूसरी बात, गणपत सिंह जी राजपुरोहित और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये जो है कोर्स डिजाइन किया गया है, आप इसकी डेमो क्लासें देख सकते हैं और संपूर्ण जानकारी लेने के साथ आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों के साथ में साझा की। जो स्कूल व्याख्याता का जो ये पाठ्यक्रम है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें ये वैसे 4 in 1 है। 4 in 1 होने का मतलब यहां पर यह है कि सबसे पहले तो स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम तो इसमें है ही है, इसके अलावा इसमें 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आप लोगों को करवाया जाएगा। उसके एमसीक्यूज प्रश्न भी आपको करवाए जाएंगे। दूसरा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रश्न आप लोगों को वीडियो हल मिलेंगे, लगभग 5000 से अधिक प्रश्नों के।
जो किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, वैसे 5000 से अधिक प्रश्नों के वीडियो हल आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी प्रत्येक पार्ट वाइज, प्रत्येक भाग वाइज। एक भाग में 10 टेस्ट हम देंगे, टोटल 50 टेस्ट, 5000 प्रश्नों की आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप कोर्स परिचय का वीडियो देखकर आप इनसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपके 2-4 मिनट लिए, इसका मुझे अंदाजा है आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन कुछ आवश्यक जानकारियां अभ्यर्थियों तक पहुंचाना जरूरी होता है ताकि वो सही प्लेटफॉर्म का चयन कर सकते हैं। आइए अब हम समानता के प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न जो पिछले वीडियो, जो स्वतंत्रता का वीडियो था, उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है राइट लगाने में या बताने में कुछ मिस्टेक हुई थी, उसको हम वापस प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, अब जो मैं इनके आंसर बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है। तो पहला प्रश्न जो है स्वतंत्रता टॉपिक से है और कथन और कारण का है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि स्वतंत्रता की जो मार्क्सवादी जो धारणा है, इस मार्क्सवादी धारणा में इस बात को माना जाता है कि मार्क्सवादी पूर्ण रूप से उत्पादन और वितरण के साधनों पर समानता की बात करते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग संघर्ष तब तक रहेगा जब तक समाज में दो वर्ग रहेंगे। एक वर्ग को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, पूंजीवाद को पूर्णतः समाप्त करना ही उनका ध्येय है, और वर्गविहीन, शोषणविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना वो करना चाहते हैं। मार्क्सवादी स्वतंत्रता को अलगाव से मुक्ति को मानते हैं कि अलगाव को समाप्त करना, व्यवस्था को समाप्त करना ही स्वतंत्रता होती है, जबकि उदारवादी व्यक्तिवादी के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति को पूर्ण रूप से खुला छोड़ दें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, राज्य को आर्थिक क्षेत्र में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन्होंने स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया है। तो हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी और उदारवादी दोनों की स्वतंत्रता की धारणा में काफी अंतर है। दूसरा, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपभोग व्यक्ति एकांत में कर सकता है। देखिए, उदारवादियों ने कहा कि व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया, मार्क्सवादियों ने समाज को, समूह को ज्यादा महत्व दिया, और इनका मानना है कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं जिसको एकांत में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो एकांत को समाप्त करके व्यक्ति को समूह का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति का अलगाव हो गया है, प्रकृति से अलगाव हो गया, स्वयं से अलगाव हो गया, अपने काम से अलगाव हो गया। उस अलगाव को समाप्त करके, व्यक्ति के एकांत को समाप्त करके जो है उसको समूह या समाज का सदस्य बनाना है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है कि मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपभोग व्यक्ति एकांत में कर सकता है। दोनों कथन सही है, लेकिन यह कथन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। इसके कारण इसका उत्तर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। आप लोग जानते हैं कि जेस मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, क्योंकि जेस मिल ने कहा था कि व्यक्ति विचार और अभिव्यक्ति के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं लगाया जा सकता है। वो विचार और अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है, किसी प्रकार के कोई प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए जेस मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक है। जॉन लॉक असीमित स्वतंत्रता का समर्थक है। जॉन लॉक असीमित स्वतंत्रता का यहां पर तात्पर्य है कि वो संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार में शामिल करता है। स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन के 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं जॉन लॉक, और व्यक्ति को संपत्ति के मामले में वो पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्रता देता है। तो संपत्ति की स्वतंत्रता की बात करता है जॉन लॉक, इसलिए इसको उदारवाद का जनक भी कहते हैं। एमुनल जो कांट है वो सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। यहां मैं एक विकल्प आप लोगों के चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये ठीक नहीं है। इसमें हम लिख देते हैं आइजिया बर्लिन, आइजिया बर्लिन, और आइजिया बर्लिन के सामने इसका सही विकल्प हम लिख देते हैं, और वो है आप लोगों के 4 नंबर पे हम दे देंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। तो आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। तो इस प्रकार से ये आपस में मिलान हो गया, तो पहले में 2, तो ये इसका उत्तर आप लोगों के सही होने वाला। देखो, जल्दबाजी में मैं कई प्रश्नों के राइट गलत भी लगा सकता हूं, आपको सावचेती रखनी है और हमें बताना भी है कि सर ये नहीं, इसका ये होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? यह भी स्वतंत्रता का ही प्रश्न है, और
सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है जीडीएच कॉल और हेरोल्ड जे लॉस्की के प्रश्नों को जब हम लोग हल करते हैं। स्वतंत्रता और समानता के संदर्भ में इन दोनों के कथनों में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं इनके सारे कथन एक जगह लेकर आया हूं। मिथक की बात करता है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है, यह बात करते हैं जीडीएच कॉल। एक और इनका कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, केवल क्या है? कल्पना। ये दोनों कथन किसके हैं? आप लोगों के जीडीएच कॉल के। एक में आर्थिक समानता की बात है, दूसरे में राजनीतिक स्वतंत्रता की बात है। इनका कहना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पना है, एक मिथक है, जब तक कि आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो जाए, लोगों को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध नहीं हो जाए, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाए। अब हम बात करते हैं लॉस्की के कथन कौन से हैं। तो लॉस्की ने कहा है कि राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती है जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ ना हो। इनका कहना है कि राजनीतिक समानता और दूसरी बात कर रहे हैं आर्थिक समानता। आर्थिक समानता लॉस्की का कहना है कि राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती है, कभी भी वो इनकी वास्तविकता में लागू नहीं हो सकती जब तक कि आर्थिक समानता ना हो। यानी कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता का कोई मूल्य नहीं है या ये यथार्थ नहीं बन सकती है। तो ये दोनों समानता की बात करता है, जबकि जीडीएच कॉल राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता की बात करता है। एक और कथन है लॉस्की का कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। दूसरी वो बात करता है आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता, इसमें दोनों स्वतंत्रता की बात है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। क्या कहता है? बेकार है। देखो, इसके एक शब्द है मिथक है, एक है कल्पना। ये कहता है बेकार है। एक और इसका कथन है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता। अब ये दोनों हैं, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है। क्या है? धोखा है। और अंत में एक कथन और है कि राजनीतिक स्वतंत्रता को तब तक वास्तविक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसके साथ आर्थिक समानता नहीं आए। तो यह कथन राजनीतिक समानता को तब तक वास्तविक नहीं बनाया जा सकता है, या तब तक इसका औचित्य नहीं है, या तब तक यह यथार्थ नहीं हो सकती है जब तक कि आर्थिक समानता इसके साथ में नहीं जुड़ जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो है तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है या वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, औचित्य नहीं, जब तक ये दोनों साथ में नहीं जुड़ सकती है। एक और है कि बिना समानता के स्वतंत्रता खोखली है। अब हम बात कर रहे हैं केवल यहां पर समानता और स्वतंत्रता। अब ये संपूर्ण समानता और संपूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है। वो कहता है कि बिना समानता के स्वतंत्रता खोखली है, खोखली है। तो ये सारे के सारे कथन लॉस्की के हैं। एक, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है, समानता के बिना स्वतंत्रता खोखली है, आर्थिक समानता जब तक स्थापित नहीं हो जाती तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता को वास्तविक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, और राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता के औचित्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, या तब तक इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, तब तक इसका कोई यथार्थ नहीं है, तब तक इसका कोई वास्तविक रूप से राजनीतिक समानता को लागू नहीं किया जा सकता जब तक आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो जाए। तो मैंने जीडीएच कॉल और लॉस्की की दोनों चीजें एकदम आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश की है। यहां इससे दो शब्द आप लोगों को ध्यान रखने हैं, एक मिथक और एक कल्पना। यानी कि दोनों चीजें एक जैसी है
कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है, एक कल्पना है। ये तो बात किसने कही थी? GDH कॉल। और दूसरा कोई कथन आया तो वो किसका होगा? हेराल्ड जे लॉस्की का। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? इसका मतलब है कि उल्टा कर दीजिए इसको, कि निम्नांकित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। इसका मतलब एक सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है और बाकी सभी नकारात्मक स्वतंत्रता के, बाकी यानी कि निम्नांकित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, इसका मतलब इसमें जो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है वो इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। दोनों एंगल से आप लोगों को सोचना है। स्वतंत्रता टॉपिक में हमने बहुत डिटेल में बात की कि फिलिप पेटिट नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, क्विंटिन स्किनर नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, तो एलटी जो हॉबहाउस है, एलटी हॉबहाउस जो है सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। आप लोग बेहतर तरीके से इस प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछने का एक नया ट्रेंड है, नए प्रश्नों की प्रकृति है। अवसर की उचित समानता की बात जॉन रॉल्स करता है, आप लोग जानते हैं। संसाधनों की समानता की बात डवॉर्किन करता है, जॉन रॉल्स करता है, रोकोवस्की करता है। सामर्थ्य या समता की समानता की बात अमर्त्य सेन करता है, नार्था नुसबाम करता है। जटिल समानता की बात माइकल वॉल्जर करता है। कौन करता है? माइकल वॉल्जर। तो जोशा कोहेन नहीं करता है, तो ये मिलान नहीं है इनकी, इसके सामने जो विकल्प है वो ठीक नहीं है। अगला, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया? तो आत्मसम्मान आंदोलन आप लोग जानते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर 1925 में इनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया आंदोलन था। ये समाज सुधारक थे ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियर के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है, दक्षिण भारत से संबंधित है। सुयाम रियात इयकम भी इसको कहा जाता है आत्मसम्मान आंदोलन को। मैं लिख देता हूं, सुयाम रियात इयकम। तो यह आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अगला, निम्नांकित में से कौन अवसर की समानता को मेंढक दर्शन के रूप में देखता है? तो अवसर की समानता को मेंढक दर्शन के रूप में कौन देखता है? वो तो उत्तर तो है इसका R.H. टॉनी। R.H. टॉनी ने अवसर की समानता की आलोचना करते हुए कहा कि तो मेंढक दर्शन है कि एक तालाब में मेंढक के बच्चे उस तालाब से बाहर निकलकर अपने स्वतंत्र जीवन के अस्तित्व को कायम करने के लिए जब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें से सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं। अवसर की समानता के तहत सरकार सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा या संरक्षणात्मक भेदभाव के तहत उनके हितों की सुरक्षा करते हुए कुछ सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाती, जैसे शिक्षा की है, स्वास्थ्य की, बहुत सी सुविधाएं। लेकिन सफल कितने हो पाते हैं? सभी सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे तालाब से निकलने वाले मेंढक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं और मुश्किल से 5-10% मेंढक बचते हैं और वो सफल हो जाते हैं, बाकी समुद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं या अपने स्वतंत्र जीवन को नहीं जी पाते हैं, बीच में ही वो मर जाते हैं, बीच में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अवसर की समानता की आलोचना करते हुए R.H. टॉनी ने कहा है कि ये इसके माध्यम से सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि जो लोग सफल नहीं होते हैं, जो लोग असफल हो गए, उनके हितों की सुरक्षा करने की कोई सरकार के पास योजना नहीं होती है। इसलिए R.H. टॉनी ने अवसर की समानता की क्या की है? आलोचना की है। निम्नांकित में से किसने यह तर्क दिया कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है? ये सुसैन मोलर ओकिन का कथन है और यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सुसैन मोलर ओकिन का मानना है कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार की असमानताओं को लेकर चुप है। जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली 1989 की प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने बहुसंस्कृतिवाद को भी नारी के लिए उपयोगी नहीं माना, उनके लिए बुरा माना था। तो नारीवाद से प्रश्न काफी आते हैं समानता के प्रश्न में। ये देखिए और आया हुआ प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में। नारीवाद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नारीवाद की पहली लहर। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, नारीवाद की कुल कितनी लहर है? 4 लहर है।
4 लहरें हैं नारीवाद की और यहां से काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं। नारीवाद की पहली लहर का प्रमुख मुद्दा पुरुष और महिलाओं के लिए कानूनी और राजनीतिक अधिकारों की मांग है। बिल्कुल, जहां राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की मांग पहली लहर के अंतर्गत किया जाता है, और मैरी वॉलेट, स्टर्न क्रॉफ्ट और जेस मिल इसके अंतर्गत शामिल है, जो राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की बात करते हैं। जबकि दूसरी जो लहर है उसमें सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मांग की जाती है, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मांग की जाती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा, बेटी फ्रीडन ने नारीवाद की प्रथम लहर का प्रतिनिधित्व किया, यह कथन गलत है। बेटी फ्रीडन, कैरोल पैटमैन, ये दूसरी लहर की महिला प्रतिनिधि है, दूसरी, साइमन बुआ वगैरह दूसरी लहर की प्रतिनिधि है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो केवल एक ही सही है। अब मिलान करना है सूची से। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, देखिए आरपीसी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले बात कर रहे हैं विभिन्नता की राजनीति, उदार क्षमतावादी बहुसंस्कृतिवाद, संवाद आधारित संस्कृतिवादी, इच्छा स्वतंत्रता बहुसंस्कृतिवादी। ये 2020 का प्रश्न होना चाहिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2020 में। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था इसमें। तो विभिन्नता की जो राजनीति है वो है आयरिश मैरियन यंग से संबंधित। दूसरा, उदार क्षमतावादी बहुसंस्कृतिवादी, उदार क्षमतावाद से बहुसंस्कृतिवाद को जोड़ते हैं विल किमलिका। संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवादी भिकू पारेखे, और इच्छा स्वतंत्रतावादी बहुसंस्कृतिवादी आपके कौन है? चंदन कुकुथास। मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की। विभिन्नता की बात यंग लोग करते हैं, जो जवान होते हैं, उनको बहुत सी चीजें अलग अलग प्रकार की पसंद होती है। और उदार क्षमतावाद की बात विल किमलिका है, तो बहुत इजी है, बहुत अधिक चर्चा करते हैं विल किमलिका की बहुसंस्कृतिवाद में, समानता वाले टॉपिक में। और संवाद भिकू का बड़ा अच्छा जबरदस्त था, जो जालोर से एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बहुत अधिक वायरल हुआ था। और हमारी इच्छा रहती, इच्छा स्वतंत्रतावाद, हमारी इच्छा रहती कि हम चंदन वगैरह लगाएं। तो इस प्रकार से पहले में 4, दूसरे में 1, और बी में 1, और सी में जो है आपके हो जाएगा 2, और डी में हो जाएगा 3। तो ये उत्तर इसका सही है। बहुत जबरदस्त प्रश्न था ये। निम्नलिखित सूची 1 से 2 का मिलान कीजिए। आप लोग जानते हैं कि एरिक रोकोवस्की संसाधनों की समानता की बात करते हैं। इनके साथ जॉन रॉल्स भी है, रोनाल्ड डोवार्किन भी है, समतावादी से संबंधित बात करते हैं। अमर्त्य सेन सामर्थ्य या क्षमता की समानता की बात करते हैं। माइकल वॉल्जर ने कल्याण की समानता, संसाधनों की समानता, सामर्थ्य की समानता, तीनों को अस्वीकार कर दिया। और माइकल वॉल्जर ने एक नया वैकल्पिक समानता की बात कही, जिसको हम कहते हैं जटिल समानता। और जेरेमी बेंथम चूंकि उपयोगितावादी है, इसलिए कल्याण की समानता की बात करते हैं। तो ए में 3 हो जाएगा आप लोगों के। तो ए में 3, बी में 2, सी में 1, और ये वाला देखिए, जरूरी नहीं कि पहले से ही हो जाए। कई बार मान लीजिए यहां पर ये 4 हो जाए और यहां पर ये 3 हो जाए, तो बहुत ढंग से देखना होता है, अंतिम विकल्प तक आप लोगों को ये मिलान करना होता, तब कहीं जाकर इस प्रकार के प्रश्न सही होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जेएस मिल ने किया? नेट यूजीसी 2021 में, यानी कि जेएस मिल ने किसका बचाव किया? जेएस मिल महिला अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करते हैं। बेंथम के समग्र उपयोगितावाद का समर्थन वो नहीं करते हैं, इसमें संशोधन कर देते हैं, आप लोग जानते हैं। विवाहित महिला के संपत्ति विधेयक के वो समर्थक थे, पितृसत्तात्मकता के वो समर्थक नहीं थे, क्योंकि जो महिला अधिकारों का समर्थन करेंगे वो पितृसत्तात्मक सत्ता का समर्थन नहीं करेंगे। तो ए और सी इसमें आप लोगों के क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये नेट 2021 का प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको इसलिए हल करवाते हैं ताकि प्रश्नों की प्रकृति पता चले कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। बड़ा जबरदस्त प्रश्न था। और नारीवाद की हम लोग 4 लहरें मानते हैं। पहली लहर महिलाओं के मताधिकार पर बल देती है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक अधिकारों की मांग कौन सी लहर के नारीवादी विचारक करते हैं? राजनीतिक अधिकारों की मांग। तो राजनीतिक अधिकारों की मांग पहली लहर के लोग करते हैं, इसलिए राजनीतिक अधिकार में हम मताधिकार को शामिल करते हैं। दूसरा, हम बात कर चुके हैं कुछ समय पहले कि आर्थिक और जो है सामाजिक अधिकारों की मांग दूसरी लहर के नारीवादी विचारकों के द्वारा की जाती है। और तीसरी लहर के नारीवादी या इसके बाद में संस्कृति और संदर्भ पर बल दिया जाता है। और अंत में इको जो है पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण नारीवादी
की बात आती है। तो ये चारों का क्रम जैसा इस प्रश्न में दे रखा है वैसा का वैसा क्रम है कि सबसे पहले महिलाओं ने मताधिकार की मांग की, राजनीतिक अधिकारों की मांग की, कानूनी अधिकारों की मांग की, उसके बाद उन्होंने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मांग की नारीवादियों ने, फिर संस्कृति और संदर्भ की मांग की, उसके बाद में पर्यावरण नारीवाद की बात आती है। तो चारों कंटिन्यू एकदम क्रम से ही है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा था। निम्न में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? देखिए, हमने समानता टॉपिक में जहां तक मुझे याद आ रहा है कम से कम 3 वीडियो हमने लगभग नारीवादी टॉपिक से संबंधित डाले। बहुत सोच समझकर वो इतना डिटेल में हमने नारीवाद को पढ़ाया था। और आप लोग देख रहे हैं कि 4 प्रश्न आए हुए नारीवाद से, और ये 4-5 प्रश्न आए हुए नारीवाद से, तो समानता टॉपिक में से नारीवाद के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ढंग से उनको तैयार करना होता है। महिला समानता में विश्वास कौन रखते हैं? प्लेटो महिला समानता में विश्वास रखता है, विश्वास नहीं रखते हैं। देखो, प्रश्नों को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लेटो महिला पुरुष समानता की बात करते हैं, जेम्स मिल भी महिला पुरुष समानता की बात करते हैं। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग की महिलाओं को संपत्ति और परिवार से पूर्ण रूप से फ्री कर दिया, परिवार के साम्यवाद के तहत, ताकि जो है वो राजनीति में, शासन कार्यों में बेहतर तरीके से भाग ले सके। जेम्स मिल तो महिला मताधिकार की बात करता है, और जेम्स मिल ने महिला के संपत्ति अधिकार का भी समर्थन किया है। लेकिन अरस्तु, आप लोग जानते हैं, अरस्तु और हीगल दोनों महिला समानता में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि वो प्राकृतिक समानता में विश्वास करते हैं, महिलाओं को वो अपूर्ण पुरुष भी मानता है, तो महिलाओं को दास और महिला, इनको नागरिकता का अधिकार भी नहीं देता। और हेगल भी महिला की समानता का समर्थन नहीं करता है। तो ये तो इसका उत्तर सही हो गया कि कौन से विश्वास नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। यहां जेम्स मिल महिला पुरुष समानता में विश्वास करते हैं। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, ये दोनों प्रथम लहर के विचारक है और दोनों महिला समानता की बात करते हैं। प्लेटो महिला समानता का समर्थक है और मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट भी महिला समानता के समर्थक है। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं करते हैं? तो अरस्तु और हेगल महिला समानता में विश्वास नहीं करते हैं। नेट 2020 का प्रश्न है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या है? तो सीधा उत्तर है, हमारे मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक उपाय यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार की बात है। आप लोग जानते हैं इस बात को कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है।